हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी बच्चे पहले ये बता दीजिए, तब हम आपको बताने वाले हैं कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो हम सीरीज चला रहे हैं बाबू, सबसे हटके सबसे अलग जो सीरीज चला रहे हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। सभी को पता है बाबू कि क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक का अगर आप लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए 80% आपका जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव का, कौन बाबू, सब्जेक्टिव का, वो क्वेश्चन बैंक से ही आता है। और हम क्या सीरीज चला रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए हम कौन सा सीरीज चला रहे हैं, तो हम चला रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज 2009 से 2023 तक। जितना भी पूछा गया सब्जेक्टिव प्रश्न है, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्न यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले, सभी प्रश्न हम बता रहे हैं। तो इसका 2 या 3 पार्ट हो चुका है, अगला पार्ट यहाँ पे हम लाने वाले और पूरा यहाँ पे टोटली जो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव है पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का। यहाँ पे देखिए 2009 से 2023 तक का सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पे आंसर दिखने वाले हैं, क्वेश्चन दिखने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको कितना आप लोग आसान वे में डिफाइंड कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और बताइए, यहाँ पे सभी बच्चे एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए बाबू, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास धड़ाधड़ पहुंचता रहे। और देखिए अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात बताना भूल गए बच्चों कि ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुका है आज का, तो आप लोग क्लास खत्म होने के बाद से ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। पीडीएफ आपको ऑनलाइन टेस्ट में ही प्राप्त होगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज कीजिए और बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू शुरू करें, एक बार बताइए सभी स्टूडेंट की यस सर जी शुरू कर दीजिए। सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिए कि कितना बार पूछा जाता है और जितना भी प्रश्न होगा 4 से 5 बार तो आराम से पूछा जाएगा, क्योंकि 2009 से 2023 तक का सब्जेक्टिव प्रश्न आप देखिए करना है। और इसमें से देख लीजिएगा सभी बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि 80% यहाँ देखिए जो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का नहीं बता रहे, ऑब्जेक्टिव से 40% ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा 50 से 60 होगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्टिव होता है वही रिपीट होते रहता है। तो ये करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी प्यारे साथियों यहाँ पे रेडी हो जाइए और पहला नंबर प्रश्न देखिए। जो पहला नंबर प्रश्न है बाबू 2010 में ये पूछा गया है और भी आगे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है कि परिसारक दाब क्या होता है, इसको परिभाषित करें। और जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। पूछा गया है बाबू कि परिसारिक दाब क्या होता है, इसको परिभाषित करें। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं कि परिसारिक दाब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे वह भाग, यहाँ देखिए वह भाग, यहाँ पे देखिए वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिसारिक दाब। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, ये समझिए आप लोग सभी स्टूडेंट कि वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर क्या करना पड़ता है बाबू, तो होने वाले जो परासरण दाब होता है उसको रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिसारिक दाब। तो एकदम आसान वे में लिखा हुआ है, आसान में लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाना पड़ता है हमको रोकने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग परिसारिक दाब। जो दाब हमको लगाना पड़ता है उसी को बोलते हैं परिसारिक दाब। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा, और एक भी प्रश्न इधर उधर का नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। टोटली कहने का मतलब है ए टू जेड क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है सब्जेक्टिव का, सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अब यहाँ आप देखिए दूसरा जो MVVI क्वेश्चन है आपके लिए कि बिंदु दोष किसे कहा जाता है। अब ये समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदु दोष किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयन की यहाँ देखिए नियमित व्यवस्था में विचलन होने पर जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अगर आप लोग अब बुक में देखिएगा तो पहाड़ बना देगा, राई का पहाड़ बना, यानी क्या, बातचीत को यहाँ आप देखिए छोटे से बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, बढ़ा चढ़ा के डेफिनेशन देना, यानी यहाँ आप देखिए बुक में देखिएगा तो आपको वैसा मिलेगा, लेकिन हमारे पास से आपको सब्जेक्टिव एकदम यहाँ आप देखिए लाइन बाय लाइन एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिफेंड करके मिलेगा। अब यहाँ आप देखिए बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो बिंदु दोष बाबू यहाँ पे देख लीजिए किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयन की नियमित यहाँ आप देखिए व्यवस्था में विचलन होने वाले जो उत्पन्न दोष होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। कितना आसान है, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम टू सेम जैसे लिखे हैं वैसे दीजिएगा, और हम आपको बता देंगे कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, देखिएगा ना तो सेम इसी प्रकार लिखते हैं। एक दिन आपको वीडियो हम बना के दिखा देंगे कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। तो यहाँ तक बाबू आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं कि व्याख्या करें। अब यहाँ पे देखिए आपको व्याख्या करना है कि सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल होता है। तरल का मतलब क्या बाबू, द्रव्य अवस्था में। यहाँ पे देख लीजिए ये पूछा गया है कि व्याख्या करें कि सामान्य अवस्था में क्यों H2O जो होता है वो तरल होता है, जबकि सामान्य अवस्था में H2S गैसीय अवस्था में होता है। बाबू देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के ही यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पसीना निकलने लगता है, लेकिन इसका डिफिनीशन देखिएगा तो अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए बोलेंगे आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए क्या बताना है, व्याख्या करें कि सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है H2S जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो सल्फर की तुलना में जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है, लिखिएगा सेम टू सेम जैसे आपको दे रहे हैं वैसे एग्जाम में भी लिखना है। यहाँ पे लिखना है सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा एवं विद्युतीय ऋणात्मक होता है और उससे अधिक होता है। देखिए जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि सल्फर की तुलना में जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है आकार का छोटा होता है एवं विद्युत रहता है, यहाँ देखिए ऋणात्मक होता है, यानी विद्युत ऋणात्मक अधिक होता है, जिसके कारण जो H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। जिसके कारण, किसके कारण, आकार में छोटा होने के कारण और ऋणात्मक अधिक होने के कारण क्या होता है, H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। और H2O के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, यानी बॉन्ड बना के रहते हैं। जो H2O के अणु है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है और H2S हाइड्रोजन बंधन की यहाँ देखिए अनुपस्थिति, जो यहाँ देखिए H2S में क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित रहता है, जबकि यहाँ पे देख लीजिए H2O में जो होता है हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है, लेकिन H2S में जो है हाइड्रोजन बंधन का अनुपस्थिति के कारण यह गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जो H2O होता है वो द्रव की अवस्था में होता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बंधन का ही कमाल है। तो यहाँ देखिए इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है, इस यही कारण है कि ये क्या होता है बाबू, सामान्य अवस्था में द्रव में होता है, लेकिन ये जो होता है गैसीय अवस्था में होता है H2S। ये आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफिनेशन लिखा गया बाबू, ऐसा डिफिनेशन आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं भी ढूंढ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार बताते हैं कि व्याख्या करना है आपको सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। और इसमें क्या बतलाया है कि शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर, सल्फर की जो तुलना में ऑक्सीजन के परमाणु का आकार होता है छोटा होता है और अत्यधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण जो H2O में होता है हाइड्रोजन बंध होता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन बंध होता है या हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो H2O के जो अणु होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी यहाँ देखिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी कारण क्या होता है H2O द्रव की अवस्था में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे H2S जो है बाबू इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बंधन
अनुपस्थित होने के कारण ये गैसीय अवस्था में होता है। तो ये बाबू आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए सबसे पहले। क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया तो फटाफट लाइक मारिए बाबू, लाइक मारिए सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 4 से 5 बार से अधिक बार आया हुआ ये प्रश्न है, जिसको पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि अधिशोषण और अवशोषण की व्याख्या करें। क्वेश्चन है अधिशोषण और अवशोषण की व्याख्या करें। तो हम तो इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा दिए कि अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन, यानी यहाँ पे क्या अधिशोषण का मतलब क्या बाबू, एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है, द्रव और यहाँ पे देखिए गैस के जो कण होते हैं ठोस के पृष्ठ पर यानी उसके सतह पर चिपक जाते हैं और यहाँ देखिए अभिक्रिया करने लगते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण बोलते हैं। तो यही आपको व्याख्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे समझिए अधिशोषण किसे कहते हैं। तो अधिशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें द्रव और गैस के कण ठोस सतह के पृष्ठ पे, मान लीजिए ये कपड़ा हमारा ठोस से, इस पे क्या हुआ, आके द्रव और गैस के कण चिपक गए और इसी पे क्या करने लगे, प्रतिक्रिया करने लगे, अभिक्रिया करने लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण, यानी ऐड होना, एडजॉर्प्शन, यानी इस पे ये पृष्ठ का सतह है, इस पे ऐड हो जाना, उसी को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। याद हो गया? बताइए याद हुआ कि नहीं? यहाँ आप देखिए समझाने का यही फायदा है कि तुरंत आपको 5 नंबर का क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन आपको याद हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे सभी बच्चे समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पे देखिए जो पृष्ठ है इस पे क्या हो रहा है, ठोस और द्रव के जितने भी ये पार्टिकल है इस पे आके चिपक रहे हैं। क्या हो रहा है बाबू, चिपक रहे हैं, ना कि इसके अंदर आ रहे हैं, ओनली क्या हो रहे हैं बाबू, चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर चिपक रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या बाबू, तो अधिशोषण हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, तो ये अधिशोषण की प्रतिक्रिया होगी। और देख लीजिएगा ये 5 नंबर में आएगा, ये आपको ऐसे ही लिखना है, या तो अंतर पूछेगा या तो इसी प्रकार पूछेगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण है कि चारकोल की सतह पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण, यानी चारकोल की सतह पर एसिटिक अम्ल का चिपक जाना, यानी यहाँ पे देखिए चारकोल होता है उसकी सतह, यानी यहाँ पे क्या, पृष्ठ पे यहाँ पे एसिटिक अम्ल का चिपक जाना, ये किसके अंतर्गत आता है बाबू, तो ये आता है हमारे अधिशोषण के अंतर्गत। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए चारकोल की सतह पर आयोडीन का यहाँ देखिए अवशोषण, यानी यहाँ देखिए चारकोल की सतह पे आयोडीन का भी चिपक जाना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, अधिशोषण, अधिशोषण के, एडजॉर्प्शन के अंतर्गत आता है। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प, यहाँ देखिए अधिशोषण, सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प को अपने ऊपर ले लेना, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है बाबू, अधिशोषण के। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पार्ट है इसका, अधिशोषण और अवशोषण क्या है, व्याख्या करना है। तो अधिशोषण तो हम आपको समझा दिए, उसको याद करने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, यानी अपने अंदर समा लेना। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर समा लेना, अवशोषण यानी अपने अंदर अवशोषित कर लेना। यानी हमको पढ़ के ही पता चल रहा है कि जब किसी, यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें क्या होगा, द्रव और गैस के कण, द्रव और गैस के कण क्या हो, ठोस के अंदर समा जाए, अंदर अवशोषित हो जाए, उसको बोलते हैं बाबू क्या, अवशोषण। यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें द्रव और गैस के, यहाँ देखिए जो गैस के अणु होते हैं ठोस के अंदर अवशोषित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो अवशोषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये ठोस है, ठोस के यहाँ देखिए अंदर तक इसमें चला गया है, जैसे यहाँ देखिए अंदर तक इसमें घुस गया है, यानी ये अवशोषित कर रहा है अपने में। और ये यहाँ देखिए एडजॉर्प्शन है, जो क्या कर रहा है, इसके सतह पर ही रह रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर आ गया है। तो यही होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। अब यहाँ आप देखिए एब्जॉर्प्शन के कुछ यहाँ पे उदाहरण है कि स्पंज है, आप लोग खाते हैं स्पंज के टुकड़े को, या स्पंज जो होता है बाबू आप लोग देखते होंगे, स्पंज को पानी में डालेंगे तो क्या होता है, स्पंज में पूरा पानी घुस जाता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया।
कागज के टुकड़े को, मान लीजिए कागज के एक टुकड़े को जल में डालिएगा तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, अपने अंदर जल को अवशोषित कर लेगा। तो ये इसका उदाहरण हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अमोनिया गैस में को संपर्क में रखने पे, अमोनिया गैस को जल के संपर्क में रखने पे, तो यहाँ पे देख लीजिए अमोनिया गैस को जल के संपर्क में रखिएगा तो क्या करेगा, अमोनिया गैस जल को अपना अंदर ले लेगा। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग खिलाते होंगे यहाँ पे क्या स्पंज खाते हैं ना दुकान पे जाके हलवाई का, तो यहाँ आप देखिए उसमें रस होता है और यहाँ आप देखिए एक गुल्ला होता है जिसको स्पंज बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके अंदर पूरा रस समाया रहता है। वो किसका उदाहरण होता है, तो वो उदाहरण होता है अवशोषण का। तो ये आप लोग पूरा समझ गए होंगे 110%। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है बच्चे, पूछा गया है कि कार्बिल, यहाँ देखिए कार्बिल एमीन क्या है, इसकी मतलब ये अभिक्रिया क्या है। कार्बिल एमीन जो होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रथम एमीनो को यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आइनोसाइनाइड नाम का अत्यंत दुर्लभ यहाँ देखिए बाला यौगिक बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राथमिक एमीन को जब क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड नाम का एक अत्यंत दुर्लभ यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए दुर्लभ वाला यौगिक होता है वो बनता है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं, जिसे हम लोग कार्बिल एमीन भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल यहाँ देखिए एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी प्रक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसका यहाँ देखिए अभिक्रिया से बहुत ही तेज यहाँ देखिए दुर्गंध भी आता है। जब ये अभिक्रिया करता है कार्बिल एमीन तो क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा खराब दुर्गंध भी आता है। ये आपको याद रखना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर कि क्वार्ट्ज अभिक्रिया, और क्वार्ट्ज अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बुर्ज अभिक्रिया क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आ चुका है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्वार्ट्ज अभिक्रिया या बुर्ज अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि क्वार्ट्ज अभिक्रिया या बुर्ज अभिक्रिया क्या है, तो देखिए क्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ईथर की उपस्थिति में एल्कोहल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही क्वार्ट्ज अभिक्रिया या बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना आसान वे में लिखा है। और ये बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐरा गहरा क्वेश्चन नहीं है, ऐरा गहरा नथु कहना ये क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 को अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा कि 2 अभिक्रियाओं का यहाँ पे व्याख्या करें। तो एक तो बता दिए, एक यहाँ पे देखिए क्या बताए हैं आपको कि बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो ईथर की उपस्थिति में एल्कोहल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग क्वार्ट्ज अभिक्रिया या बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे कि इथिलीन ब्रोमाइड, यहाँ देखिए जो इथिल ब्रोमाइड होता है तथा Na के ईथर में यहाँ देखिए बने विलायक को गर्म करने पर ब्यूटेन प्राप्त होता है। ये इसका उदाहरण है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। और सभी प्रश्न बाबू 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन सभी है। वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब बताइए अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बाबू एग्जाम में सभी क्वेश्चन 3 से 4 बार। और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है जिसको पढ़ के आप लोग 80 से 90% सब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहले आप लोग ऐसे लिखिएगा आंसर इसका या उत्तर एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। एक दिन आपको ये हम बताने वाले हैं कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, किस प्रकार का आपको आंसर लिखना है। सिर्फ पढ़ लेने से बेटा नहीं होता है, सिर्फ पढ़ लेने से बाबू नहीं होता है, उसको समझना और लिखना भी आपको आना चाहिए एकदम बहुत ही परफेक्ट तरीका से, तभी आपको टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बताएंगे एक दिन, आप लोग निश्चिंत रहिए, सब चीज आपके लिए किया जाएगा। यहाँ आप देखिए अभिकारक, यहाँ आप देखिए लिखा गया है कि अभिक्रिया के दर करने वाले, यहाँ देखिए प्रभावित करने वाले, यहाँ आप देखिए कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, तो अभिक्रिया की सांद्रता है, दूसरा क्या है
क्रियाकारों का यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दूसरा यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला तो है बाबू क्या, अभिकारक की सांद्रता इसको प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे देखिए क्रिया कार्यों को पृष्ठ क्षेत्रफल ये भी कर सकता है बाबू, उत्प्रेरक भी इसको प्रभावित कर सकता है, और प्रकाश का ताप भी कर सकता है। और ये क्वेश्चन कितना नंबर का है, 2 नंबर का है, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आप लोग सही में इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये प्रश्न बाबू काफी बार आया है, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, और इसको कई बार हम एक्सप्लेन भी कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में बाबू कई बार एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि क्या कहते हैं। बाबू बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं कि दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। एकदम आसान वे में है, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रताओं और पदों के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। यानी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, नहीं तो एकदम आसान में कि दिए हुए अभिकारक या अभिकारकों के यहाँ पे देखिए घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए ये एक अभिक्रिया दे दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, और उसके उत्पाद के लिए वेग का नियम यहाँ से है, और ये यहाँ पे देख लीजिए इसका यहाँ पे देखिए जो है ये क्या है, अभिक्रिया है। तो इसके दिए हुए घात, तो इसका यहाँ पे देखिए a का घात x और b का घात y, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो x प्लस y, यानी इसके दिए हुए घातों के योग यानी जोड़ के बराबर होता है। तो इसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। बाबू समझ में आया। अभिक्रिया की कोटि तो बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन आप लोग वीडियो से ही याद कर लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के प्रथम नियम को समझावें। और ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को समझाना है आपको। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को आपको समझाना है, आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न काफी बार आता है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी ये 5 नंबर में आता है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी आता है। तो जिस प्रकार से दे उसी प्रकार से आपको आंसर देना। ये ना कि 2 नंबर में पूछे तो 5 नंबर वाला लिख देंगे, तभी आपको 2 ही नंबर देगा। तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग लिखिएगा। यहाँ देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम किस प्रकार है, तो यहाँ पे देख लीजिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, तो यहाँ देखिए किसी विद्युत अपघट्य के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में यहाँ देखिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये क्या है, हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम है। देखिए जैसे किसी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में पदार्थ में होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। उसे हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, तो उसे बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम, जिसको यहाँ पे देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं W समानुपाती Q से। W समानुपाती Q से सूचित करते हैं। और यहाँ आप देखिए या इसको W = ZIT भी लिख सकते हैं, या इसको W = ZIT भी लिख सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ W हमारा क्या है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है बट किस में, ग्राम में, पदार्थ की मात्रा है बट ग्राम में है। और I क्या होता है, विद्युत धारा किस में, तो एम्पियर में। I क्या है, विद्युत धारा एम्पियर में है। और T क्या है, समय, जिसको हम लोग सेकेंड से व्यक्त करते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, W = ZIT होता है। और ये फैराडे का प्रथम यहाँ आप देखिए नियम होता है, जिसको आप लोग याद करके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं। और कैसे लिखना है हम आपको बताते जा रहे हैं, और एक इसका वीडियो भी बता देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसको परिभाषित करें। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से जो पदार्थ में एकत्रित भार होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है, बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है बाबू, बिल्कुल एक लाइन का डिफिनीशन है। क्या है, देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो पदार्थ मात्रा बचेगी
जो पदार्थ मात्रा एक बचेगी या एकत्रित होगी उसके हम लोग क्या बोलेंगे, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे, जिसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बैंक क्या चल रहा है बाबू, 2009 से और 2023 तक का सभी यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पे चल रहा है सीरीज, जिसमें से ये इसका लेक्चर 3 है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत लाइक कम किए, फटाफट लाइक कीजिए। तो एक बार सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे जरूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दीजिएगा, नहीं आता है हम आपको बता देते हैं। और पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, 100% आपको बताया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। सभी लोग बने रहेंगे, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, सभी स्टूडेंट को पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है बाबू, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को बाबू ओपन करना है। गूगल या क्रोम ओपन करेंगे, सर्च बार दिखेगा, आपको ASKBOARD लिखना है, सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, क्लिक कीजिएगा इसी पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए ऐसा पेज आएगा। अभी खुल रहा है, खुलने दीजिए इसको, अभी खुल रहा है, खुलने दीजिए इसको। जैसे ही आप देखिए, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो टेस्ट और पीडीएफ यहीं पे है। यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है और सबसे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले टेस्ट पे आना है। इस ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग, जो ऊपर वाला टेस्ट होता है अक्सर लाइव टेस्ट होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए ऐसा पेज आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आते जाना है, नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन लिखेगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। नाम पूछेगा, नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा आप लोग अपना, ताकि इसका रिजल्ट बनाने में आसानी होगा। नेक्स्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने की बात है तो यहाँ आप देखिए फिजिक्स का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिजिक्स का यहाँ आप देख लीजिए फॉर्मूला डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए केमिस्ट्री का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आके डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आपको सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, तो आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारा भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों या अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।